हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीएस विद सक्सेना में। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज कौन सा टॉपिक चलने वाला है। और आज जो चलेगा वो है अक्षांश, अर्थात अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है आपका अक्षांश। क्योंकि भारत का ज्योग्राफी पढ़ने से पहले अक्षांशीय विस्तार जानना जरूरी है, देशांतरीय विस्तार जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अक्षांश। उसके बाद जानेंगे अक्षांश की रेखा क्या है, उसके बाद अक्षांश से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने कल के सेशन में आपको बताया है दिशा। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ। इधर ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। इसका मतलब होता है उत्तर और इसका मतलब होता है पूरब और इसका मतलब होता है दक्षिण, साउथ। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। इस दिशा के बारे में हम आपको कल बताए थे। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक नया दिशा बनेगा, इस दोनों को मिलाएंगे तो एक नया दिशा बनेगा और वो हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। उसके बाद इन दो दिशाओं को आपस में मिलाएंगे तो यहां भी एक नया दिशा बनेगा। क्या बनेगा? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, अर्थात दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। उसके बाद इस दो दिशाओं को मिलाएंगे तो यहां भी एक नया दिशा बनेगा। उस दिशा का नाम होगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इसका मतलब होगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। उसके बाद इन दो दिशाओं को आपस में मिलाएंगे तो यहां भी एक नया दिशा बनेगा और वो बनेगा आपका नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। यानी कि कहीं ना कहीं अगर दिशा के बारे में हमको ज्ञान है, दिशा के बारे में हमको जानकारी है तो अक्षांशीय विस्तार हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखा क्या है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे देशांतर के बारे में, देशांतरीय विस्तार के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम जानकारी लेंगे अक्षांश के बारे में। आइए एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज हम बता दें कि हम जितना बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, जितना भी बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, अगर वो आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए हम हैंड रिटेन नोट्स मतलब बना दिए हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं। उसके बाद इसको आराम से आप नोट कर सकते हैं। ये आपका जो है अक्षांश के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। कल उसी तरीके से आपको देशांतर के बारे में मिल जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यानी A to Z यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षांश के बारे में। कल दे देंगे हम देशांतर के बारे में, या हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का, आप वहां से भी इस PDF को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था ग्लोब के बारे में। थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ग्लोब क्या लेंगे? ग्लोब, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिना ग्लोब के तो होगा नहीं। चलिए, एक ग्लोब है, उसके बीच, इसके बीचों बीच से एक लाइन जाती है, बीचों बीच से एक लाइन जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा इस लाइन को जानने से पहले कुछ मैं आपको बता दूं ट्रिक। जैसे जो पड़ी लाइन होगी, पड़ी लाइन, पड़ी लाइन, पड़ी लाइन का मतलब क्षैतिज, पड़ी लाइन का मतलब क्षैतिज, इसी को बोलते हैं हम लोग अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो खड़ी लाइन होगी, कौन सा? खड़ी लाइन, खड़ी लाइन। खड़ी लाइन का मतलब क्या है? ऊर्ध्वाधर। खड़ी लाइन का मतलब ऊर्ध्वाधर। इसको बोलेंगे हम लोग देशांतर। क्या बोलेंगे?
देशांतर। क्योंकि बहुत लोगों के पहचानने में ही दिक्कत हो जाता है कि अक्षांश कौन सा है और देशांतर कौन सा है। तो जो पड़ी लाइन होगी, पड़ी लाइन वो हमारा कहलाएगी अक्षांश, और जो खड़ी लाइन होगी ग्लोब पर, जो खड़ी लाइन होगी वो क्या कहलाएगी हमारा देशांतर। क्या कहलाएगी? देशांतर। तो चलिए अब बात करते हैं ग्लोब के बारे में। तो आप लोगों ने ये जान लिया कि जो पड़ी लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अक्षांश। तो ये जो अक्षांश है इसका एक नाम है 0 डिग्री अक्षांश। इसका क्या नाम है? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री के जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे अक्षांश बढ़ते जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो लाइन की संख्याएं हैं ये क्या होते चलेगी? बढ़ते चली जाएगी। उसी तरीके से जब 0 डिग्री के हम लोग दक्षिण में आएंगे वहां भी बढ़ते चला जाएगा, 1 2 3 4, वो कहां तक चला जाएगा? आपका दक्षिणी ध्रुव तक। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या कहीं कहीं इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब देखिए जब विषुवत रेखा के हम लोग ऊपर बढ़ेंगे अक्षांश 1 अक्षांश 2 3 4 5 बढ़ते चला जाएगा। जब विषुवत रेखा के नीचे आएंगे तो भी बढ़ेगा 1 2 3 4 5, यानी बढ़ते चला जाएगा। थोड़ा समझिएगा कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके ऊपर में 90 और इसके नीचे में 90, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा जब यहां से हम लोग पॉइंट शुरू करें, मतलब गिनती शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये ग्लोब का सबसे बड़ा अक्षांश रेखा है। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा। क्यों? क्योंकि ये गोल का आकार ले लेगा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश ये गोल आकार लेगा। मान लीजिए कि ये आपका ग्लोब हो गया, जब यहां से खींचेंगे तो ये गोल आकार ले लेगा। क्या ले लेगा? गोल आकार ले लेगा। यानी कि जब ये गोल आकार लेगा तो कहीं ना कहीं ये बीचों बीच में है। जब बीचों बीच में है तो ये एक बड़ा वृत्त बनाएगा। क्या बनाएगा? बड़ा वृत्त बनाएगा। इसीलिए जो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इसको बड़ा वृत्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा वृत्त बोलते हैं। उसके बाद ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। ध्यान समझिएगा, ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। ठीक, उसी तरीके से नीचे भी ये लाइन बढ़ती चली जाएगी, ये लाइन नीचे भी बढ़ती चली जाएगी। अब देखिएगा इसमें कॉमन क्या है। थोड़ा सा कॉमन आप ये देखे होंगे कि हर अक्षांश रेखा विषुवत रेखा का क्या है? समानांतर है। विषुवत रेखा के समानांतर है। जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा क्या है? समानांतर है। दूसरा, आप ये देख रहे हैं कि ये जो अक्षांश रेखा है एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी। यानी कि जितना दूरी इन दो अक्षांशों के बीच है उतना ही दूरी इन दो अक्षांशों के बीच है। यानी कि हर जगह दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होता है वो समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अब बोलिएगा सर दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होता है तो कुछ होता होगा। हाँ, एकदम 100% कुछ ना कुछ होता है। हम बताएंगे आगे कि कितना होता है। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी है। ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? चलिए, अच्छा यहां देखिए, यहां से जब हम गिनेंगे तो 90 जाएंगे, यहां से गिनेंगे तो कहां जाएंगे? 90 जाएंगे। ध्यान समझिएगा, यहां से 90 और यहां से 90, 90 कितना हो जाएगा? 180। 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180। लेकिन इस विषुवत रेखा को 2 बार काउंट कर लिया जाता है। ये विषुवत रेखा जो है इसको 2 बार काउंट कर लिया जाता है। तो इसीलिए अगर ऊपर जाएंगे तो 79 बचेगा, सॉरी 89। और ये विषुवत रेखा के जब नीचे आएंगे
तो भी कितना बचेगा 89। अब थोड़ा जोड़िए तो कितना हो रहा है 8 16 और 1 17 178 हो रहा है। लेकिन एक विषुवत रेखा है, हम क्या बोले विषुवत रेखा के जब ऊपर जाइएगा तो 89, विषुवत रेखा के नीचे आइएगा तो 89, तो कितना हुआ 178। और एक विषुवत रेखा को ले लेंगे +1 यानी कि 179। तो यहां एक चीज क्लियर हो गया कि अक्षांशों की संख्या जो ग्लोब पर है वो कितनी है 179। कितनी है 179। चलिए अब थोड़ा सा और जानते हैं। हमने आपको बताया कि समांतर है, हर जगह दूरी बराबर है, तो ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है, तो दो अक्षांशों की बीच की दूरी, बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है 111, अर्थात 111 किलोमीटर। कितनी होती है 111 किलोमीटर। अब देखिए हर जगह 111 किलोमीटर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, हम विषुवत रेखा के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ध्यान समझिएगा, विषुवत रेखा के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो वृत्त का आकार है, वृत्त का आकार वो छोटा होते जाएगा, वो छोटा होते जाएगा, वो छोटा होते जाएगा। यानी कि अभी हम बताएं कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ये ग्लोब पर सबसे बड़ा अक्षांश है और सबसे बड़ा वृत्तीय अक्षांश है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो आप देख रहे हैं ये छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, लास्ट में एक पॉइंट बच जाएगा जो 90 डिग्री होगा। उस तरीके से जब नीचे आएंगे तो उसमें भी क्या होगा कि इसकी जो परिधियां हैं वो घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, अंत में आकर यहां भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए अब थोड़ा अक्षांश के बारे में और जानते हैं। अक्षांश क्यों जरूरी है पढ़ना, अक्षांश में कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आते हैं। अक्षांश, देखिए ये ग्लोब है हमारा, ग्लोब हो गया। चलिए ये आपका 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश है। अब देखिएगा अभी हमने बताया कि ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो यहां पर एक अक्षांश है, यहां पर एक अक्षांश है जिसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश। उसी तरीके से जब इसको दक्षिण में आएंगे तो यहां एक अक्षांश है, इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखिएगा जिस तरीका से 0 डिग्री का नाम अलग है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, उसी तरीका से इसका भी नाम अलग है और इसका भी नाम अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। इसको हम लोग बोलेंगे कर्क, और इसको बोलेंगे हम लोग मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा, ध्यान समझिएगा। ये हमारा कर्क रेखा हो गया और ये हमारा मकर रेखा हो गया। यहां इंपोर्टेंट क्या है इस चीज को समझिए। सबसे इंपोर्टेंट ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें वो लंबवत चमकती है विषुवत रेखा पर। ध्यान समझिएगा, विषुवत रेखा पर ये लंबवत चमकती है, विषुवत रेखा पर ये लंबवत चमकती है 0 डिग्री अक्षांश पे। तो क्या ये सिर्फ यहीं पर रहेंगे सूरज? ये नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा। ध्यान समझिएगा, जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, यहां पर 21 मार्च, ध्यान समझिए कितना? 21 मार्च, 21 मार्च को 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य लंबवत चमकता है। सूर्य जो है वो लंबवत चमकता है। अब मार्च के बाद
इसको ऊपर जाने में 3 महीना लगता है, ऊपर जाने में 3 महीना। मार्च के बाद अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, अर्थात ये सूर्य जो है जून के महीना में, जून के महीना में ये कहां पहुंच जाएंगे? कर्क रेखा पर। ध्यान समझिएगा, यानी कि 21 जून, कितना? 21 जून को कर्क रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर एक लंबवत चमकेंगे। यानी इस दिन जो है कर्क रेखा पर काफी लंबा जो दिन की जो अवधि होती है वो लंबा होती है। अब थोड़ा सा नीचे फिर आते हैं। 3 महीना इनको ऊपर जाने में लगा, 3 महीने फिर नीचे आने में लगेगा। तो आप समझिएगा, जब सूर्य ऊपर जाता है, उत्तर दिशा में जाता है, तो उसको बोलते हैं उत्तरायण। क्या बोलते हैं? उत्तरायण। अब समझिएगा, 3 महीने लगा, फिर नीचे आने में 3 महीना है। जून तो हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि यहां से पुनः आ जाएंगे कहां? विषुवत रेखा पर। कब? तो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को पुनः आएंगे कहां? 0 डिग्री अक्षांश में। अब आइए, सितंबर हो गया, अब फिर नीचे आएंगे 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो फिर ये जो सूर्य है ये खिसक कर कहां चले आएंगे? नीचे, नीचे चले आएंगे। ठीक, अब ये जो लंबवत चमकेंगे कहां? मकर रेखा पर। कहां? मकर रेखा पर। और ये जो मकर रेखा पर चमकेंगे 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। अब बोलिएगा सर आप ये क्यों बता रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इससे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, ध्यान समझिएगा। आप जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से क्या जाती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से क्या जाती है? कर्क रेखा। यहाँ भारत है अपना, और बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। तो आप बताइए, कहीं ना कहीं आप भारत में रहते हैं तो आपको एक चीज तो पता है, जून के महीना में कड़ाके की क्या पड़ता है? गर्मी पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य वो डायरेक्ट कहां लंबवत चमक रहा है? भारत पर, एकदम बीचों बीच कर्क रेखा पर। इसीलिए जून के महीना में क्या होता है? यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी होता है। अब बोलेगा सर ठंडी कब होता है? तो ध्यान समझिएगा, यहाँ 21 जून, जुलाई अगस्त सितंबर, यहां आ गया सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब ध्यान समझिएगा, दिसंबर महीना में सूर्य जो है ये 0 डिग्री अक्षांश को पार कर गए, 0 डिग्री अक्षांश को पार कर गए। कहां चले हैं? मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर यहां पूरा हुमच के क्या हुआ? गर्मी होगा, पूरा जबरदस्त गर्मी होगा। अब बताइए कि दिसंबर में भारत में क्या होगा? आप ही बताइए सोचकर कि दिसंबर के महीने में भारत में क्या होता है? ठंडी होता है। जब ठंडी होता है तो क्यों होता है? क्योंकि सूर्य चला है नीचे, हम लोग रह गए ऊपर। तो जहां सूर्य रहेगा तो वहां तो गर्मी होगा, और जहां सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां क्या रहेगा? ठंडा इलाका रहेगा। इसीलिए जून के महीना में यहां होगा भारत में गर्मी, और दिसंबर के महीने में भारत में होगा ठंडी। अभी उल्टा थोड़ा सा उल्टा सोचिए, अब जून के महीना में मकर रेखा पर होगा ठंडी क्योंकि सूर्य अब यहां पर आ गए हैं, वहीं पे दिसंबर के महीना में मकर रेखा पर होगा गर्मी क्योंकि सूर्य कहां चले आए हैं? मकर रेखा पर चले आए हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा विस्तार रूप से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा सोचिए और थोड़ा सा बताइए, कुछ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया, तो आप बताइए पहले कि क्या अक्षांश कभी एक दूसरे को काट सकती है? ये जो अक्षांश रेखाएं हैं क्या कभी एक दूसरे को काट सकती है? क्या अक्षांश यानी कि 2 अक्षांशों की दूरी आपस में बराबर होती है कि अलग अलग होती है? आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप इस लेक्चर को अगर अच्छे से सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस दोनों प्रश्न का जवाब देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप बताइए कि जो सूर्य है, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है
तो वो कब कब चमकता है, किस तिथि को चमकता है। उसके बाद कर्क रेखा पर जो सूर्य चमकता है वो कब चमकता है, किस तिथि को चमकता है। मकर रेखा पर सूर्य किस तिथि को चमकता है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान समझिएगा। कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्यान समझिए। अब ये दोनों के बीच, इस दोनों के बीच ये जो रेखाएं हैं इन दोनों के बीच मतलब इतना गर्मी होती है, इतना कड़ाके की गर्मी होती है इस दोनों के बीच, क्योंकि सूर्य हमेशा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी इतने के बीच में रहेंगे सूर्य। तो जाहिर सी बात है यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी, और जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो बारिश भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जल का वाष्पीकरण होगा और जल कहाँ उठेगा, ऊपर उठेगा। जब जल ऊपर उठेगा तो वो ठंडा होगा, क्योंकि आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी तल से हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती है। उसी तरीके से जब जल यहाँ गर्म होगा, जब वो ऊपर उठेगा तो ऊपर उठने के बाद वो ठंडा होगा जल, और ठंडा होकर वो संघनित हो जाएगा। संघनित होकर क्या बनाएगा, बादल, और बादल जब भारी होगा तो वही बूंद के रूप में क्या होगा, वर्षा मतलब बारिश होगा। इस इलाके में काफी बारिश होता है, इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश होता है। और जब बहुत ज्यादा बारिश होगा तो आप बताइए कि यहाँ पेड़ पौधा कम उगेंगे कि ज्यादा उगेंगे। और जब पेड़ पौधा जब ज्यादा उगेंगे, जाहिर सी बात है कि यहाँ जैव विविधता, जैव का मतलब जहाँ जीव जंतु रहते हैं, तो जैव विविधता यहाँ ज्यादा पाया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो जैव विविधता है वो काफी ज्यादा पाया जाता है। सर बोलिएगा, सर हमने तो सुना है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो अमेज़न का जंगल है। तो बाबू, जो अमेज़न का जंगल है ना, वो यहीं पे पड़ता है, यहीं पे पड़ता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक हिस्सा है। दक्षिणी अमेरिका का एक हिस्सा वो यहीं पे पड़ता है, इसी जोन में आता है, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा जैव विविधता है। भारत में भी देखिएगा ना, तो ये जो पश्चिमी घाट है, भारत का जो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट पर जैव विविधता पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी क्षेत्र में पड़ता है, इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। और जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो भी देश पड़ेगा वहां बारिश उमचकर होगा, और जब बारिश उमचकर होगा तो जाहिर सी बात है वहां जैव विविधता ज्यादा मिलेगी, वनस्पतियां ज्यादा मिलेंगे, पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे, और जीव जंतु भी ज्यादा मिलेगी। यानी कि प्रकृति के शानदार स्थिति, यानी प्रकृति का जो खूबसूरत स्थिति जो देखने को मिलता है वो आपका इन्हीं दोनों के बीच में देखने को मिलता है। तो चलिए कुछ और प्रश्न समझते हैं इससे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो हम पीडीएफ बनाए हैं आप लोगों को देने के लिए, ध्यान से समझ लीजिए। ये आपको मतलब पीडीएफ देंगे हम, तो या तो इसको हम टेलीग्राम पर पिन कर देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करके इसको क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा, ना पूछने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखा ये याद करने वाली चीजें नहीं है, ये समझने वाली चीज है, यानी कॉमन सेंस वाला चीज है। आप सोचिएगा सर रट लेते हैं अक्षांश के बारे में, 0 डिग्री अक्षांश जाता है कहां से, तो पृथ्वी के मध्य से जाता है, कर्क रेखा यहां से जाता है, और मकर रेखा यहां से जाता है। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आजकल जो प्रश्न का जो लेवल है वो कॉन्सेप्चुअल है। वाई तबे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आप बताइए किन किन अक्षांशों के बीच सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो आप बताएंगे। पूछ देगा अमेज़न का जंगल जो है वो उष्णकटिबंधीय में है कि शीतोष्णकटिबंधीय में, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे, वरना नहीं बता पाएंगे। इसीलिए कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या? अक्षांश
का प्रभाव, अक्षांश का प्रभाव क्या पड़ता है? पहला, अक्षांश का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है? तो पहला कि किसी देश की स्थिति का पता लगाते हैं। किसी देश की स्थिति का पता लगाते हैं, बोलिएगा सर अक्षांश से कैसे पता लगाते हैं? बड़ा कंफ्यूजन है, तो ध्यान समझिए। मान लीजिए हम लोग एक नक्शा बनाते हैं, मतलब भारत का एक छोटा सा नक्शा बताने आपको समझाने के लिए, इसको मैंने मत करिए। देखिए ये एक भारत का नक्शा है, ठीक, भारत का एक ये नक्शा हम बना रहे हैं, ठीक, ये भारत का नक्शा है, ध्यान समझिएगा। ये भारत का क्या है आपका? तो नक्शा है। ये भारत का नक्शा है। अब बोलिएगा सर आपने तो बोला है किसी देश की स्थिति का पता लगाता है, तो आप पढ़े होंगे भारत का भी खुद का अक्षांश से विस्तार होता है। हमने क्या बताया कि भारत जो है वो कल भी हम आपको समझाए थे कि ये अगर भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो भूमध्य रेखा से भारत ऊपर में है, यानी कि उत्तर में है। तो जब 0 डिग्री से हम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 आएगा ना जी। उसी तरीके से जब हम यहां पहुंचेंगे ना, यहां पर कन्याकुमारी तक, तो वहां से एक अक्षांश रेखा गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप समझ रहे हैं? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसी तरीका से ऊपर जब आएंगे ना, यहां पर भी इसका अपना अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट। ध्यान समझिएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप पता लगा पाए, अगर वाइट में पूछेगा कि आप बताइए एग्जाम में कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कहां से कहां तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्यों बोले? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी अक्षांश से कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कैसे पता चला? अक्षांश से ही तो पता चला कि भारत की स्थिति कहां है। इसीलिए हम आपको बताएं कि किसी देश की स्थिति का पता करता है किस? अक्षांश रेखा। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा आगे आते हैं। ये जो है और किसको प्रभावित करता है? तो ये मानसून को प्रभावित करता है। किसको? मानसून। मानसून को प्रभावित करता है। अब बोलिएगा सर ये तो भी कंफ्यूजन पॉइंट है, कैसे पता चला कि अक्षांश जो है वो मानसून को प्रभावित करता है? तो मेरे भाई, मेरे लाल, अभी हमने आपको बताया था, ध्यान समझिएगा, कि ये हमारा भारत है, प्यारा भारत बना रहे हैं। भारत के संदर्भ में भी हम आपको समझा देंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक। ये हमारा भारत है, ये प्यारा सा हमारा भारत बना रहे हैं। जैसे समझिए ये भारत बना रहे हैं, आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना। वैसे हम कलाकार तो है नहीं, लेकिन हम बनाते बनाते सीख जाएंगे। आइए देखिए, मानिए ये भारत है। अब बोलेगा सर मानसून प्रभावित होता है अक्षांश रेखा से, कैसे? ध्यान समझिए, हम आपको एक चीज बताए थे कि इसको बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। आप बताइए, जो गर्मी है वो सबसे ज्यादा नीचे पड़ेगा कि ऊपर पड़ेगा? सर आपने बताया कि 21 जून को जो सूर्य है, जो सन है, वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अच्छा, लंबवत चमका तो कैसे चमका? हमने आपको ये बताया था कि ये है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश हमने क्या बताया था कि सूर्य यहां पर भी होता है। सूर्य यहां पर 21 मार्च को
21 मार्च को हमने क्या बताया, 21 मार्च से ऊपर जाएगा 3 महीने, ध्यान समझिएगा। 21 मार्च से जा रहा है, 21 मार्च से जब ऊपर जाएगा, 21 मार्च से अप्रैल मई जून यहाँ तक जाएगा ना जी, जून तक। तो अब बताइएगा यहाँ से शुरू हो रहा है और ऊपर जाएगा सूर्य, तो जा रहा है देखिए, जा रहा है, भारत में प्रवेश करेगा, भारत में प्रवेश कर रहा है, देखिए भारत में प्रवेश कर रहा है, भारत में पूरा प्रवेश कर रहा है। देखिए यहाँ पर आ गया, यानी कि जो सूर्य है यहाँ तमिलनाडु से शुरू हो रहा है, शुरू होते 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 गुजरात यानी कर्क रेखा पर आ गया, और फिर उधर से नीचे, फिर देखिए फिर अब आ गया यहाँ पर सितंबर माह में, फिर सितंबर माह में कहाँ पर चला है, अक्षांश रेखा पर। अर्थात हम आपको ये बता रहे हैं कि जो दक्षिणी भारत है, सूर्य यहाँ 2 बार चमकता है, एक बार जाता है एक बार आता है, एक बार जाएगा और एक बार लौटेगा। तो सूर्य यहाँ पर 2 बार चमक रहा है, एक बार जा रहा है हेलो हाय करते हुए, फिर आ रहा है हेलो हाय करते हुए, तो ये 2 बार ना हेलो हाय किया इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होगा, और जब सबसे ज्यादा यहाँ गर्मी होगा तो बारिश कहाँ होगा, ऊपर नहीं, यहीं पर होगा, बारिश यहीं पर होगा। और जब बारिश यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, वर्षा जब सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट। भाई पश्चिमी घाट क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि सूर्य यहाँ पर बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, जब बार बार जाएगा बार बार आएगा, इधर है अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, वहां से जल वाष्पित करेगा और ले आकर गिरा देगा, जबरदस्त बारिश होगा, इसीलिए जैव विविधता पाया जाता है। आप ऊपर थोड़ा बताइए तो प्रभावित होगा, नहीं प्रभावित होगा। तो मानसून प्रभावित होता है यहाँ से, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो यहाँ कड़ाके की गर्मी पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर उठ जाती है, जब गर्म होकर यहाँ की हवाएं जब उठेगी तो ये स्थान खाली हो जाएगा, ये स्थान खाली हो जाएगा। जब इसे स्थान खाली होगा, ये समुद्र वाला क्षेत्र में भारी रहेगा जल, और जब समुद्र वाला क्षेत्र में जल भारी रहेगा, इधर उच्च दाब हो जाएगा, उधर निम्न दाब। तो आपने पढ़ा होगा कि हवाएं बहती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की, इसीलिए बारिश होता है, ये प्रभावित करती है, पता चल गया। तो ये ऐसे ऐसे मतलब कारक हैं अक्षांश के जो पूरे प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा से ये समझ में आ गया होगा, हमको तो जहाँ लगा वहाँ तक अच्छा से समझा पाए। और वैसे ही आप देखते रहिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और कल हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।